क्या ना ही करेंगे। और कन्हैया कुमार अगर इतने ही अच्छे और इतने युवाओं के प्रेमी नेता होते तो 2 बार दिल्ली ने लात मार के उनको भगा दिया। अभी इस बार भी चुनाव लड़े थे, कुछ नहीं उखाड़ पाए। कन्हैया कुमार जैसे लोगों के सिर्फ अगर स्थान कहीं है तो वो हमारे जूती के नीचे हैं। हाजी नाजिम खान अपने भाइयों के अंदर सुरक्षित है, और देखो अकेले मुसलमान के अंदर मेरे हिंदू भाई सुरक्षित है। पहले तो आप इस तरीके का भरम निकाल दीजिए। और दूसरी बात, एक मिनट सर ने क्या बोला, इतने एक मुसलमान के बीच में इतने हिंदू भाई सुरक्षित है? बिल्कुल गलत। इतने हिंदू भाई के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है। अभी यही 4 मुसलमान आ जाएंगे ना। पत्रकार महोदय, आपके साथ ही कितनी बार बदतमीजी हो चुकी है। बात रख सकते हैं। अभी इन्होंने कन्हैया को अपनी पैर की जूती समझ लिया, तो जबकि देखिए वो सम्मानित व्यक्ति है। देखिए लेकिन क्या अभिवक्ता की आजादी है? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बात आई थी, वालों का सम्मान है। भारत तोड़ने वालों का सम्मान है। मेरी नजर में वहाँ सिर्फ और सिर्फ कन्हैया कुमार बेस्ट है। कन्हैया कुमार पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ कन्हैया कुमार को भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोला था, इसीलिए बेस्ट है। कन्हैया कुमार ने बोला था अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, इसीलिए बेस्ट है। कन्हैया शरीयत बड़ी है, संविधान, तो मैं भाई को बता दूं कि संविधान बड़ा है, मेरे लिए संविधान बड़ा है। और देखिए मैं अपने संविधान से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, क्योंकि मेरा मुल्क संविधान से चलता है। और दूसरी बात ये शरीयत तरीके से नीतीश कुमार जी के ये कार्यकाल रहा है, तो ये कार्यकाल बहुत याद रखने वाला, क्योंकि इसी कार्यकाल के अंदर बहुत सारे ऐसे फैसले हुए कहीं ना कहीं जिस तरीके से होने वाला है आपके साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर ने वक्फ बोर्ड को जोड़ा, वक्फ बोर्ड के लेकर इन्होंने कहा, मैं आपको याद दिला दूं, सर को पता होगा, पटना से कुछ दूरी पे है बिठा में 1500 साल पुराने एक गांव को ही वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दी। तब जो है किसी मुस्लिम ने ये नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है। अभी सर कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के कारण जो है नीतीश कुमार का जो है मुस्लिम समाज जो है वहाँ बाइकआउट कर रहा है। अरे भाई साहब, आप पूर्णिया जाइए, पूर्णिया में, अररिया में, किशनगंज में, कटिहार में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है। कोई मुस्लिम लीडर जो है बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना ये एक षड्यंत्र चल रहा है। ठीक है, जो मुस्लिम गलत करते हैं, जो मुस्लिम टेररिज्म में जो है शामिल है, उनके खिलाफ कभी नहीं बोलने वाले हैं ऐसे लोग। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। पूरे देश के अंदर ये घटनाएं चल रही हैं। अब बिहार आपको पता है, दरभंगा जो है, दरभंगा ये टेररिज्म का मॉडल बन रहा है। 2002 से एनआई जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, आईबी जांच कर रही है। लगातार जो है दरभंगा से सिमी के बड़े बड़े नेटवर्क निकले हैं और लगभग 14 टेररिस्ट पकड़े गए हैं। स्लीपर सेल बड़े पैमाने पे हैं। तो इसको लेकर कभी भी सर जैसे लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि उस समाज से आ रहे हैं। हाँ, मैं जवाब देता हूँ। हाँ देखिए, नहीं बोलेंगे। देखिए अभी जिस तरीके से मेरे भाई ने दरभंगा की भी बात करी है, तो मैं इनको बता दूं, इन्होंने कहीं ना कहीं मेरे जो खुफिया विभाग की रिपोर्ट को इन्होंने कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया, और मेरे जो बॉर्डर पर सेना लगी है उनको कहीं ना कहीं इन्होंने टारगेट करने की कोशिश करी गई है। सुन लीजिए, अरे नहीं बात, अरे सुन लीजिए, बांग्लादेश के घुसपैठिया भारत के अंदर कैसे है? तो हमारे तो बॉर्डर पर देखिए वो ममता बनर्जी बैठी हुई है। मैं बता रहा हूँ, बनर्जी क्या करेंगे? आप जो जिस तरीके से मालदा पे टारगेट कर रहे हैं, ये हाजी नाजिम खान बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए मैं अपनी सेना पे फख्र महसूस करता हूँ, मैं अपनी सेना पे फख्र महसूस करता हूँ। ये बांग्लादेश से सटे हुए बॉर्डर एरिया है। बड़े पैमाने पर पिछले 14-15 साल में ममता बनर्जी की सरकार में घुसपैठियों को शरण दिया जा रहा है, उनको लाया जा रहा है, और वो संरक्षण देती है पूरी तरीके से। और इसीलिए बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी यहाँ पर पाए जा रहे हैं। बिहार के अंदर है, पूरे देश के अंदर है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कहां से ये दिमक निकले हैं, वो आपको दिखाई दे रहा होगा ना। मुख्यमंत्री के रूप में बात कर लेते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि युवा है वो लगातार बिहार में मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो कन्हैया कुमार की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, या चिराग पासवान की बात करें, या फिर तेजस्वी प्रसाद यादव की बात करें। अब जो बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं ये बातें आ रही है, मतलब सुनने में आ रहा है, इस तरीके से मैंने भी पढ़ा है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार को टक्कर ना देके, मतलब नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद की टक्कर ना होकर कहीं ना कहीं चिराग पासवान और तेजस्वी प्रसाद यादव की टक्कर हो मुख्यमंत्री के रूप में। तो आपको क्या लग रहा है कि हाँ देखिए, हाँ देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं गृह मंत्रालय के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जनता जनार्दन के हाथ में है कि वो किसको वोट देकर किसको सियासत पर बिठा दे। क्योंकि देखिए जो जनता जनार्दन के मुद्दों की बात करेगा, जो जनता जनार्दन के साथ खड़ा हुआ होगा, वही वहाँ का नेतृत्व करेगा, चाहे तेजस्वी हो या और कोई भी नेता हो। ये बात आप मान लीजिए, ये इसके सत्ता की चाबी सिर्फ और सिर्फ जनता जनार्दन के हाथ में। जनता जनार्दन सर्वोपरि होती है। जनता जनार्दन का जो वोट होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वो जिसको वोट कर देगी सरकार उसी की बन जाएगी, चाहे उसमें नीतीश जी हो चाहे तेजस्वी हो। बाकी जनता के हाथ में है कि वो किस विकास को चाहती है, कि किस तरीके से बिहार को वो आगे ले जाना चाहती है, या किस तरीके से बिहार को वापसी धकेलना चाहती है। जनता जनार्दन के हाथ में है ये सब चीजें। बताइए, आपने कहा कि परिवर्तन होने वाला है बिहार में, मतलब नीतीश कुमार को बहुत हो गए, 15
साल एनडीए को बहुत हो गया, अब कहीं ना कहीं परिवर्तन होने वाला है, तो परिवर्तन में आप किसको देखना चाहते हैं? हाँ देखिए, ये इस वक्त जो चल रहा है युवाओं का माहौल चल रहा है, और देखिए हर किसी की नज़र युवाओं पे, क्योंकि युवाओं के अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी वो देखना चाहते हैं कि इस युवा ने हमारे देश को या राज्य को किस तरीके से आगे पहुंचाने की कोशिश करी है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे देखिए युवा में कौन, मतलब कौन युवा में, क्योंकि बहुत सारे नेता हैं, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, चाहे तेजस्वी प्रसाद यादव हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, युवा में तो बहुत सारे। हाँ देखिए, मैंने अभी कहा कि जनता जनार्दन के पास वो सत्ता की चाबी है, अपनी वोट, और उस वोट का जो इस्तेमाल वो करेंगे उसी को वो सत्ता की चाबी सौंप देंगे, चाहे वो तेजस्वी हो, चिराग पासवान जी हो, या और कोई भी नेता हो, कन्हैया जी भी हो। लेकिन मेरी नज़र में वहाँ सिर्फ और सिर्फ कन्हैया कुमार बेस्ट है। कन्हैया कुमार पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ कन्हैया कुमार को भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह बोला था, इसीलिए बेस्ट है। कन्हैया कुमार ने बोला था अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, इसीलिए बेस्ट है। कन्हैया कुमार ने नारे लगवाए थे जेएनयू में रहते हुए कि भैया भारत बनिए, ये ब्राह्मण बनिए, भारत छोड़ो, इसीलिए बेस्ट है। तो भैया ऐसे देशद्रोहियों को ना ही कभी भारत ने सपोर्ट किया और ना ही करेंगे। और कन्हैया कुमार अगर इतने ही अच्छे और इतने युवाओं के प्रेमी नेता होते तो 2 बार दिल्ली ने लात मार के उनको भगा दिया। अभी इस बार भी चुनाव लड़े थे, कुछ नहीं उखाड़ पाए। कन्हैया कुमार जैसे लोगों के सिर्फ अगर स्थान कहीं है तो वो हमारे जूती के नीचे हैं। और दूसरा, सर ने बोला बदलाव होगा, सर को पता है, लेकिन कौन आएगा ये सर को नहीं पता। मतलब हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है। अगर युवाओं को चुनना ही होगा तो पढ़े लिखे युवा चुनेंगे। तेजस्वी यादव जैसे 90 फेल को नहीं चुनेंगे जो 9वीं तक पास नहीं कर पाए। बाप ने चारा घोटाला कर लिया, रेलवे घोटाला कर लिया, उसके बाद लैंड फॉर जॉब स्कैम कर लिया। क्यों? अपने बेटों को पढ़ा लिखा लूं। एक बेटा निकल गया टिकटॉकर, दूसरा बेटा के उम्मीद थी वो 9वीं भी पास नहीं कर पाया। उसके बाद सोचा क्रिकेट में भेज दूंगा, शायद यहाँ कुछ उखाड़ ले, वहां भी उनसे कुछ नहीं उखाड़ा गया। तो भैया पहले तेजस्वी कुमार चीफ मिनिस्टर की स्पेलिंग सीखे, उसके बाद हम उनको सीएम बनाने के बारे में सोचेंगे। इस बार तो नीतीश कुमार का कोई बाल भी नहीं उखाड़ सकता। पिछले 20 साल से जीतते आ रहे हैं और दोबारा से जीतेंगे। बड़ी बात बोल। हाँ देखिए ये मेरे भाई हैं, इनको देखो अभिव्यक्ता की आज़ादी है, और भारत के अंदर संविधान है, इसलिए अभिव्यक्ता की आज़ादी है, ये अपनी बात रख सकते हैं। अभी इन्होंने कन्हैया को अपने पैर की जूती समझ लिया, तो जबकि देखिए वो सम्मानित व्यक्ति है। देखिए लेकिन क्या अभिव्यक्ता की आज़ादी है? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बात आई थी, तोड़ने वालों का सम्मान है, भारत तोड़ने वालों का सम्मान है। अगर भारत तोड़ने की बात करता है उसके खिलाफ हाजी नाजिम खान तो खड़े ना के लिए इन्होंने बोला था ना, सेना के लिए मैं सेना का सम्मान करता हूं। वही सेना के लिए कन्हैया कुमार ने क्या बोला था? रेपिस्ट बोला था कि सेना रेप करती है। उसके ऊपर में क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? अरे सम्मान कुछ नहीं करती है। कन्हैया कुमार यहीं पे रह के हमारे पैसे पे पल के थीसिस करते हैं ये जेएनयू में, और नारे लगाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, और इनका ये समर्थन करते हैं। भाई आप किस चीज का समर्थन कर रहे हैं? आज आप तेजस्वी प्रसाद यादव का समर्थन कर रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं कि ऐसे रिपोर्टर को और तेजाब फेंक के जला दिया जाए? मोहम्मद साबुद्दीन ने तो किया था, उसी को पार्टी का ज्वाइन करने के लिए उनका बेटा आ गया है, और आज आरजेडी में है वो। भैया वो जो राहुल गांधी जी थे ना, वो भी तो 56 साल के युवा है। उन्होंने भी कितनी बार ट्राई करा, सुनिए, उन्होंने भी कितनी बार ट्राई करा। ऐसे ही वही है भैया, उसका चेला, तो वो कौन सा ऊपर जाएगा? वो भी नीचे, उससे नीचे गिरेगा, राहुल गांधी से भी नीचे गिरेगा। बिहार में क्या कमी छोड़ दी है विकास में नीतीश कुमार ने, जो आप चाहते हैं कि परिवर्तन? हाँ देखिए, बिहार के अंदर जिस तरीके से आए दिन आप देख रहे हैं, जिस तरीके से धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे जॉब के लिए हो या अपने जो एग्ज़ाम होता है उनके लिए हो, और अरे हुए थे पिछले बार के, याद कर लीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये जनता हमेशा चाहती है कि उनको रोज़गार मिले, हाँ, और सुन लीजिए, रोज़गार मिलना चाहिए ताकि वो जो युवा हैं अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। लेकिन वहाँ रोज़गार तो मिला नहीं। और रही बात ये कि जिस तरीके से नीतीश जी की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, तो परिवर्तन होना चाहिए, तो परिवर्तन होना चाहिए। धरना के लिए बोला कि धरना नीतीश कुमार की वहाँ की जनता ने धरना दिया था। तो मैं आपको बता दूं कि वो बीपीएससी का एग्जाम के लिए धरना दिया था, और उसमें वैनिटी वैन कौन लेके आया था? 25 करोड़ का। और वो जो था ना, उसमें हंगामा किसने किया था? आरजेडी के गुंडों ने। इसलिए वो वहाँ पर विरोध हुआ था, समझे? अगर आरजेडी के गुंडे अगर वहाँ नहीं होते तो वो एग्जाम सक्सेसफुल तरीके से लिया जाता, और कुछ भी नहीं। बापू धाम का जो बात कर रहे हैं ना कि जहाँ पे विरोध हुआ था, मैं भी वो बीपीएससी का एग्जाम दे रहा था उस दिन, मैं भी था वो स्टूडेंट। मगर इनको पता नहीं होगा, मगर इनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है। इसीलिए भाई एक बार भी इन्होंने ये नहीं कहा कि एनडीए की सरकार आए या किसी की सरकार आए जो वहाँ पे डेवलपमेंट कर रही है। ये किसकी सरकार है? वहाँ पे आरजेडी की सरकार है जो वहाँ पे जंगल राज लाई थी। आप नहीं चाहते कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए? तो नजर में कन्हैया कुमार है। देखिए मैंने युवा सिर्फ आपके नजर में जो देश तोड़ने की बात करता है वही युवा है। मेरी नजर जो में- देश, जो आपने 2 बार नाम ले लिया, तेजस्वी यादव का नाम ले लिया, उसके बाद कन्हैया कुमार का नाम।
कन्हैया कुमार को तो ऐसा लग रहा है सर उनके प्रमोटर बन के आए हैं कि भैया बस मैं कन्हैया कुमार का पेड प्रमोशन आज करूंगा, आज ही मैं सीपी में खड़ा होकर कन्हैया कुमार को भैया मुख्यमंत्री बनाऊंगा। तो ये सपना सर का अधूरा रहने वाला। कन्हैया कुमार हमारे देश में किसी कयामत तक नहीं जीतने वाला। कन्हैया कुमार अगर जीतेगा तो हम जैसे लोग हैं कन्हैया कुमार को उखाड़ करके फेंकने के लिए, हम भी तो युवा ना, हमें सब समझ में आता है। सर कितना भी चाहे कि हमें चूरन खिला देंगे ना, नहीं खिला पाएंगे। हम नहीं चाहते कि भैया हमारे, और सर ने बोला कि रोजगार खत्म हो रहा है, बिल्कुल खत्म हो रहा है। बिहार से नक्सली खत्म हो रहे हैं, बिहार से जो रेपिस्ट थे वो खत्म हो रहे हैं, बिहार से जो पहले गाना चलता था कि भैया ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में, अब वो गाने का पर्सपेक्टिव लोगों ने बदलना शुरू कर दिया है। बिहार में जो सर चाहते थे कि भैया सरतन से जुदा वाली बिजनेस चले, भैया रेप हो, क्राइम हो, कि दिन दहाड़े मॉल लूट लिया जाए, वो सारे लोग अब बेरोजगार हो रहे हैं। बिहार में अब सड़क बन रहे हैं, बिहार में मेट्रो बन रहा है, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय रिवाइव हो रहा है, बिहार में लोगों को रोजगार मिल रहा है, बिहार मिलिट्री बूट, मिलिट्री वेस्ट एक्सपोर्ट कर रहा है विदेशी देशों को। बिहार अब बहुत अलग लेवल पे जा चुका है और मुझे पता है 110% सर को ये अच्छा विकसित बिहार पसंद नहीं आ रहा क्योंकि वो सर के हित में नहीं है। हाँ, अब मैं बताता हूँ। देखिए, इन्होंने एक शब्द बोला जिससे मुझे बड़ी आपत्ति हुई। इन्होंने कहा सर तन से जुदा। देखिए, मैं उसके खिलाफ हूँ। अगर कोई भी अगर सर तन से जुदा की बात करता है या कोई भी अखलाक हो, पहलू खान हो, तबरेज अंसारी हो या जुनैद नासिर हो, अगर उनकी भी लीचिंग करता वो भी गलत है, चाहे धार्मिक नारा लगा कर करे। अरे सुन लीजिए, कन्हैया लाल की, सुन लीजिए अभिषेक सिंह। इसका मतलब यह है कि आप लोग बात नहीं सुनना चाहते। मैंने कहा अगर कोई सर तन से जुदा करता है, सर तन से जुदा करता है, हम लोग उसके भी खिलाफ है, चाहे कन्हैया कुमार हो या तबरेज अंसारी हो। अगर कोई इनको भी अगर इनके कत्ल करता है या कत्ल हो चुका है तो मैं आपको बता दूं हम खिलाफ हैं उन लोगों के जो इस तरीके का देश के अंदर माहौल बनाते हैं। ये दोनों मेरे भाई हिंदू भाई हैं, मैं इन दोनों भाइयों को अपने गले लगाता हूँ एज ए मुस्लिम। और सबसे पहले मैं भारतीय हूँ, भारतीय होने के नाते मुझे मेरा अपना रिलीजियस मुझे पता, मैं एज ए मुस्लिम हूँ, तो मैं अपने इन दोनों भाइयों को मोहब्बत करता हूँ। और देखिए कितने मेरे हिंदू भाई हैं, हिंदू भाइयों के अंदर हाजिर शरिया सुन लीजिए, अभी बात नहीं, आप एक बात सुन लीजिए पहले। देखिए, हाजी नाजिम खान अपने भाइयों के अंदर सुरक्षित है और देखो अकेले मुसलमान के अंदर मेरे हिंदू भाई सुरक्षित है। पहले तो आप इस तरीके का भरम निकाल दीजिए। और दूसरी बात, एक मिनट, सर ने क्या बोला? इतने एक मुसलमान के बीच में इतने हिंदू भाई सुरक्षित है, बिल्कुल गलत। इतने हिंदू भाई के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है। अभी यही 4 मुसलमान आ जाएंगे ना। पत्रकार महोदय, आपके साथ ही कितनी बार बदतमीजी हो चुकी है, ये पूरे दुनिया ने देखा। और सर सोचे ना अगर कि आरजेडी जीत जाएगी बिहार में, तो भैया वो इस जमाने में तो संभव नहीं है। मोहम्मद नेहलुद्दीन जैसे लोग बोलते हैं कि भैया मुसलमान बम इसीलिए बनाता है ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रख सके। तो भैया ऐसे बम बनाने वाले लोगों के हाथ में हम बिहार किसी जीवन में नहीं सौंप सकते। और कन्हैया कुमार जो खुल के बोलता है कि भैया भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उसके पेड प्रमोशन कर रहे हैं सर। दूसरी बात अच्छा, मुस्लिम वोटर्स किधर जाते हुए नजर आ रहे हैं बिहार में? सबसे पहला सवाल यही है कि मुस्लिम वोटर्स किधर जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि नाराज दिख रहे हैं कुछ लोग वक्फ बिल से। क्या लगता है? मैम, जो जितना देश विरोध की बात करेगा मुस्लिम वोटर उतना ही उनके समर्थन में जाएंगे। कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, देखिए, पहले तो इन्होंने कहा कि शरीयत बड़ी है संविधान, तो मैं भाई को बता दूं कि संविधान बड़ा है, मेरे लिए संविधान बड़ा है। और देखिए, मैं अपने संविधान से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं क्योंकि मेरा मुल्क संविधान से चलता है। और दूसरी बात, ये शरीयत की बात जो करते हैं, किसी भी भारत के मुसलमान ने आज तक ये नहीं कहा कि भारत के अंदर, सुन लीजिए बात पूरी, कि भारत के अंदर शरीयत लागू। अगर कोई अगर इस बात की कहता है तो हाजी नाजिम खान उसके खिलाफ खड़ा हुआ, लेकिन हाँ, भारत के अंदर हिंदू राष्ट्र की बातें जरूर होती है। लेकिन वक्फ बोर्ड का मुद्दा फिर कहाँ से आ जाता है सर? फिर वक्फ बोर्ड, जब इस देश में वक्फ बोर्ड कोई संविधान में लिखा हुआ ही नहीं है, वक्फ बोर्ड क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूनल ही संविधान में नहीं है, तो फिर वक्फ बोर्ड इस देश में लीगल कैसे हुआ, ये बताइए मुझे। सिर्फ वक्फ बोर्ड ही नहीं, माइनॉरिटी कमीशन, ट्रिपल तलाक, धारा 370, ये सब चीजें कहाँ से आ गई, आप बस बता दीजिए। अरे आप संविधान पढ़ के आइए, जिस तरीके से संविधान के दायरे में कानून बना था वक्फ का,